दोस्तों नमस्कार। सिर्फ एक बार हमारे घर के भीतर आकर तो देख लीजिए। सिर्फ एक बार शरणार्थी कैंप के भीतर हमारी परिस्थितियों को तो देख लीजिए। सिर्फ एक बार अस्पतालों में आइए और देखिए किस तरीके का इलाज हमें मिल रहा है। सिर्फ एक बार उन दवाइयों को भी देखिए। एक बार हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। सिर्फ एक बार देखिए हम किस स्थिति में रह रहे हैं। ये आवाज भारत के उस राज्य की है जो बीते 2 महीनों से घायल है और वहां पर कोई व्यक्ति उन्हें देखने जाता नहीं है। कोई व्यक्ति से मतलब वह जिम्मेदार कंधे हैं जिनके हाथे सब कुछ वहां के लोगों ने सौंपा है। वहां की सरकार नहीं पहुंचती है उन तक। दिल्ली से जो आदेश निर्देश अपने तौर पर हो वो लोग भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो महज एक राहुल गांधी ने क्या ऐसी उम्मीद वहां के लोगों को जगा दी कि उन्हें लगने लगा कोई तो है जो उनके बीच आ जाएगा। यानी इससे पहले कोई आने की स्थिति में नहीं था, वो राहुल गांधी हो या कोई और ही क्यों ना हो। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए, किसी राज्य के भीतर वहां के लोग अपने घरों को जलता हुआ देखकर छोड़कर शरणार्थी कैंप में पहुंचे हैं। कोई घायल है तो इलाज चल रहा है, किसी को नाश्ता नहीं मिल रहा है, किसी के लिए भोजन मुहैया नहीं है, जो दवाइयां मिल रही है वह भी पूरी नहीं है, इलाज सिर्फ एक बेड के आश्रय चल रहा है। तो क्या इन परिस्थिति में राहुल गांधी की मौजूदगी ने मणिपुर की उन स्थितियों को उभार कर रख दिया जो खुले आसमान तले हरी भरी वादियों के बीच इस बात का एहसास दिलाते हैं कि एक बार पूर्वी राज्यों में घूमने तो आइए। और ईस्ट फर्स्ट का नारा दिल्ली से लगता है यह कहकर कि हमारी प्राथमिकता तो पूर्वोत्तर ही है। लेकिन पूर्वोत्तर का एक राज्य यानी मणिपुर की परिस्थिति राजनीतिक तौर पर कितनी घायल कर दी गई, इसकी कल्पना सिर्फ इस बात से की जा सकती है कि राहुल गांधी की मौजूदगी ने जिस जगह से वो गुजरे वहां पर लोगों की कतार सड़कों के दोनों तरफ खड़ी थी और वो शांति और शांति सिर्फ यही गुहार लगा रहे थे, वी वांट पीस। और उसके बाद जब वो शरणार्थी कैंपों में गए, अस्पताल में गए, उन स्कूलों में गए जहां पर अलग अलग लोग ठहरे हुए हैं और उनके बीच जो संवाद बनाया तो सिवाय आंसुओं के सैलाब के अलावे कुछ भी नहीं था। और इन परिस्थितियों में सरकार ने जो कुछ वहां पर किया है या जो कुछ नहीं किया है वह स्थिति कहीं दुनिया के सामने आ ना जाए, या फिर जब आने लगी तो परिस्थितियां इतनी नाजुक हो गई कि कहा गया कि राहुल गांधी की मौजूदगी मणिपुर में डबल इंजन की सरकार को परेशानी में डाल देगी और समूचे पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर मैसेज यही जाएगा कि इस तरीके की गवर्नेंस होनी नहीं चाहिए जो सांप्रदायिक रंग में भी रंगी हुई है और आदिवासी और जनजातियों को लेकर भी राजनीतिक समाधान टटोलना चाहती है। मुश्किल सवाल यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री और उनको लेकर जो सवाल लोगों के बीच थे और दिल्ली के भीतर यह सवाल थे कि मुख्यमंत्री जिस लिहाज से उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनकी मजबूरी है उससे हटकर वो कोई दूसरा रास्ता कैसे खोज सकते हैं। तो क्यों नहीं ऐसी परिस्थिति लाई जाए जिसमें राहुल गांधी की यात्रा ही कमजोर लगे और समूचे मीडिया का ध्यान एक ऐसे प्रकरण पर चला जाए जहां पर लगे कि राज्य के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा वहां के लोग नहीं चाहते हैं जो अपने तौर पर सब कुछ गंवा चुके हैं। क्या एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाएंगे इस्तीफा देने के लिए और इस्तीफा देने से पहले ही वो इस्तीफे का कागज फट जाएगा, लोग गुहार लगाएंगे आप इस्तीफा मत दीजिए। क्या ये सब कुछ एक वेल स्क्रिप्टेड दिल्ली और इम्फाल के बीच था? क्योंकि 4 दिन पहले ही बकायदा इस बात के आदेश और निर्देश तो गए थे कि मुख्यमंत्री जी आपसे अगर नहीं संभलता है तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर जिम्मेदारियों को ओढ़कर पद छोड़ दीजिए या फिर दिल्ली इसमें हस्तक्षेप करेगी। लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी ने एक क्षण में वहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों परिस्थितियों को खोल के रख दिया। लोग सुरक्षा के लिए बंकर बनाकर रह रहे हैं, ये कोई सोच सकता है? जिस तरीके से अलग अलग जनजातियों के बीच वहां पर टकराव राजनीतिक तौर पर पैदा किया गया उसमें सुरक्षा की दृष्टि राज्य सरकार नहीं, जबकि 36,000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है वहां पर। बावजूद इसके
4 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों को वहां भेजा गया है। बावजूद इसके राजनीतिक कमान नहीं छूटनी चाहिए, तो एक पूरा का पूरा एक जो नाटकीय परिस्थिति थी उसको रखा गया। लेकिन हमें लगता है कि आज उस पर आए उससे पहले एक एक दृश्य को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी के जाने भर से, यानी कोई अगर नहीं जाता तो ये दृश्य आपके सामने नहीं आ पाते। लोग शांति की गुहार लगा रहे हैं, वो वी वांट पीस के नारे लगा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है और मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे के प्रकरण को लेकर अपनी लोकप्रियता को भुनाने चले हैं। कौन है ये मुख्यमंत्री? एक वक्त के फुटबॉलर, एक वक्त में फुटबॉलर थे, एक वक्त में जर्नलिस्ट थे, एक वक्त में कांग्रेस के साथ थे, एक वक्त में बीजेपी के साथ। तो क्या ऐसा थिएटर बना दिया गया है इस देश के भीतर में राजनीति को संभालने के लिए, और हाथ से गद्दी फिसल ना जाए या राजनीतिक कमान छूटे नहीं, तो एक ऐसी स्क्रिप्ट बार बार लिखी जाती है जो मणिपुर को लेकर लिखी गई। लेकिन पहले इन दृश्यों को देखिए, किस तरीके से शहर दर शहर कतारों में लोग खड़े हैं, क्योंकि कोई दिल्ली से आया है, राहुल गांधी आ रहे हैं, बस यही सोच है, कोई आया तो है। सड़क के दोनों तरफ कतारों में महिलाओं की भीड़, और सबको सिर्फ शांति चाहिए, क्योंकि मणिपुर ऐसा पहले कभी था ही नहीं। और राहुल गांधी जिस गाड़ी से पहुंचते हैं, शोर हंगामा, दरअसल ये चूरा चांदपुर का इलाका है। वो अलग अलग इलाकों के अलग अलग कैंपों में भी जाते हैं। वहाँ पर फोलजोंग का इलाका है, वहाँ पर सोगांदो इलाका है, वहाँ पर मोंगिया इलाका है। और यह राहत कैंप के भीतर जो सुविधाएं दी गई वह सिर्फ चादर है, दरी है। कहीं कहीं मसलद भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पर वह भी नहीं है। तो जिस तरीके से तिरपाल के आश्रय राहत कैंप बनाए गए, वहां पर न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं है। राहुल गांधी ने इन सारी चीजों को देखा, संवाद किया, आपस में बातचीत की, उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की कि किन हालातों में यह लोग इस वक्त यहां पर रह रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी यात्रा शायद मणिपुर के भीतर पहली किसी नेता की यात्रा है, और यह इंतजार मणिपुर के लोगों का था, कोई तो यहां आएगा। और राहुल गांधी पहुंचे हैं तो हर कोई अपने दर्द को उनसे बांटना चाहता है, बताना चाहता है कि किन हालातों में उन्हें घर छोड़ना पड़ा। और शायद यही वजह है कि तमाम स्थितियों को समझने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने बताया उन्होंने क्या बातचीत की, लोगों ने क्या उनसे कहा, सब कुछ बताया। I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी, राहुल जी, सीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सीएम ने एक शब्द नहीं बोला है। देखिए, ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। राहुल ने साफ कहा वो राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के भीतर और बाहर क्या कुछ हो रहा है यह दृश्य बताने के लिए काफी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुशीद्रो मैतई ने उस इस्तीफे को पढ़ना शुरू किया जो मुख्यमंत्री राज्यपाल को देने जा रहे थे। एक महिला ने उस कागज को छीन लिया और फिर उसको फाड़ डाला। सब कुछ जिस लहजे में हुआ वह मुख्यमंत्री निवास के ठीक बाहर का हिस्सा है ये। और जिस तरीके से वहां पर तमाम महिलाएं जो मौजूद थी उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं चाहिए, और इस्तीफे के जिस पन्ने को फाड़ा गया वो तस्वीर आपके सामने है। चंद शब्दों में इस्तीफा इस कागज पर लिखा गया था, सिर्फ 2 लाइन का इस्तीफा, और उस कागज में बकायदा सीएम ऑफिस से डीओ नंबर 1/24 2023 इम्फाल 30 जून। ऑनेबल गवर्नर मैडम, I hereby submit my resignation as CM of Manipur.
I thank you for your cooperation and guidance during the past few months. Yours sincerely, N. बीरेन सिंह। यही वो कागज है जिसको वहां के लोगों ने फाड़ दिया और उसके बाद बकायदा सरकार की तरफ से मंत्री निकल कर आए और 20 मंत्रियों के काफिले को लेकर या कहें 20 एमएलए को लेकर साथ बीरेन सिंह राजभवन जाना चाहते थे, लेकिन घर के बाहर ही लोगों का हुजूम जमा था। उनकी मौजूदगी के भीतर वही पत्र पढ़ के वहां के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सुनाया और उसके बाद उस कागज को एक महिला ने छीन लिया। उस महिला के राजनीतिक ताल्लुकात क्या कहते हैं, और जब उसे फाड़ दिया गया और उसके बाद दोबारा सीएम बंगले में लौटे हुए तमाम मंत्री और एमएलएस, तो उन्होंने बाहर निकलकर कहा कि अब मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे और उनकी तरफ से बकायदा जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है समाबेप रंजन सिंह, उन्होंने कहा कि अब इस्तीफा नहीं देंगे। सवाल इस्तीफा देने या नहीं देने भर का नहीं है, सवाल मणिपुर की उस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों का है जो बीते चंद महीनों में ही क्यों डगमगाई और बीते चंद महीनों में राज्यपाल ने भी खामोशी बरती। कोई दूसरा राज्य होता, यानी जो गैर बीजेपी शासित राज्य होता, वहां का राज्यपाल कल्पना कीजिए वो किस तरीके की रिपोर्ट दिल्ली बनाकर भेजता और दिल्ली से उसके बाद से ये ऐलान होने में बहुत वक्त नहीं लगता कि यहाँ क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए। ये सारे सवाल इसलिए अब गौण हो चले हैं क्योंकि किसी भी राज्य की राजनीतिक कमान को बीजेपी अगर छोड़ना नहीं चाहती है, हालात जैसे भी हों, तो जो परिस्थितियां वहां से निकल कर आई है उन परिस्थितियों के भीतर गौर इसलिए कीजिए क्योंकि मार्च 2022 यानी 1 बरस 2-3 महीने ही तो हुए हैं। उस समय जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी को 38% वोट मिले, 32 सीटें मिली 60 में से। कांग्रेस महज 5 सीट जीत पाई, जनता दल यूनाइटेड वहां पर 6 सीट जीत गई। वहां पर कुकी पीपुल्स अलायंस ने 2 सीट जीती थी, नगा पीपुल्स फ्रंट ने 5 सीटें जीती थी और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 7 सीट भी जीती थी। अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि मणिपुर के भीतर के जो हालात हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ कांग्रेस और जेडीयू के विधायक नहीं हैं, उसमें कुकी पीपुल्स अलायंस के लोग हैं, उसमें नगा पीपुल्स फ्रंट के लोग हैं, उसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी के लोग हैं जो वहां के हालात से दुखी हैं। और अगर इनके परसेंटेज ऑफ वोट को मिला दीजिएगा तो एक झटके में बीजेपी के परसेंटेज के अटपार चले जाएंगे। इस देश के भीतर सबसे बड़ी घबराहट इस दौर में बीजेपी को यही समा रही है। हर जगह उसने जो गठबंधन क्षत्रपों से अपने लिए किया और जितना वोट उसे मिलता रहा, उसमें अगर विपक्ष हर जगह एकजुट होने लगे तो बीजेपी का पत्ता साफ नहीं, सूपड़ा साफ इस देश के भीतर से हो जाएगा। मणिपुर के भीतर भी जहां उसने 60 में से 32 सीटें जीती और 37-38% वोट उसके पास आए, तो दूसरी तरफ अगर विपक्ष एकजुट होकर खड़ा होता है, जिन पार्टियों का हमने नाम लिया, तो वो एक झटके में 50% पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब पहला यह है कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी जिस राजनीति को साधती है, उस राजनीति की त्रासदी मणिपुर में खुले तौर पर नजर आ रही है। ये पहली स्थिति मणिपुर को लेकर है और इसके राष्ट्रीय संदर्भ में शायद विपक्ष की बैठक को लेकर आप समझ सकते हैं, जब देश के गृह मंत्री मणिपुर नहीं देश के तमाम हालातों से आंख मूंद कर, कल वो बिहार में थे, आज वहां से निकलकर वो राजस्थान पहुंच गए और राजनीतिक भाषण, सत्ता की उपलब्धियां, राज्य सरकार को निशाने पर लेना, ये सारी परिस्थिति राजनीतिक तौर पर की जा रही है, लेकिन उन परिस्थितियों से आंख मूंदा जा रहा है जिसका काम गृह मंत्रालय का है और जो उनके अधीन काम करता है, वहां से उन्होंने आंख मूंद रखी है। तो क्या एक ऐसी राजनीति इस देश में चल पड़ी है जिसमें किसी भी हालत में सत्ता को जाने नहीं देना है? इस दिशा में ही चीज चलती है। हमें लगता है इसके लिए सिर्फ मौजूदा मुख्यमंत्री जो बीरेन सिंह हैं, उनकी स्थिति को भी समझिए। ये इम्फाल ईस्ट में इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हैंगिंग गैंग। यहाँ पर ये 2002 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2002 में जब पहली बार जीते थे, उस समय ना ये कांग्रेस के साथ थे ना बीजेपी के साथ थे। उस वक्त ये एक पॉलिटिकल तौर पर वहाँ डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी हुआ करती थी। बाकायदा चुनाव लड़े, जीते भी, लेकिन अगले ही बरस कांग्रेस में आ गए 2003 में। उसके बाद 2007 में चुनाव भी जीतते हैं और उसके बाद 2 मंत्री भी बनते हैं
और 2016 में वह बीजेपी में आ जाते हैं और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का रास्ता साफ होता है। उससे पहले वो फुटबॉलर थे, बीएसएफ में नौकरी कर रहे थे, उसके बाद जर्नलिस्ट भी हो गए। यह एक नेता के सफ़र की कहानी नहीं है, ये दरअसल किसी एक प्रांत के भीतर राजनीतिक तौर पर तमाम राजनीतिक दल जो सत्ता का प्रयास करते हैं उसमें वो ऐसे ऐसे मोहरों को अपने साथ लेते हैं और ऐसे मोहरों जो होते हैं धीरे धीरे वजीर की शक्ल में सामने आ जाते हैं और धीरे धीरे वह अपने इलाके के राजा के तौर पर जाने जाते हैं। राजनीति की यह त्रासदी जो है मणिपुर में इसलिए घातक हो चली है क्योंकि वहां पर राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास तमाम लोगों ने रिपोर्ट दी और सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचाया गया और प्रोटेक्शन को लेकर पहुंचाया गया, जो कहा गया कि हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वहां पर। लेकिन जिन बातों का जिक्र महत्वपूर्ण है, जो विष्णुपुर और चूरा चांदपुर का इलाका है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के दौर में ये बात निकल कर आई कि विष्णुपुर का गवान तावी इलाका हो, चेरेल मांगजिंग का इलाका हो, फाउग चाकचाओ का इलाका हो, लेईगांग का इलाका हो, मैतेई लोगों के बंकर हैं यहाँ पर। और जो चूरा चांदपुर है यहाँ पर कुकी लोगों के बंकर हैं, कांगवाई के इलाके में, भोलहोई के इलाके में, सोंगदो के इलाके में, मोगम्पा के इलाके में, फॉलजांग के इलाके में। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया वो कुकी जनजाति को आर्मी प्रोटेक्शन दिया जाए इसके मद्देनजर गया और ये 3 जुलाई को सुना भी जाएगा। 3-4 सवाल जो बहुत बड़े सवाल हैं, शायद इस दौर में किसी एक राज्य के स्थिति को देखते हुए, इस भारत की परिस्थिति के मद्देनजर। पहला सवाल यह है कि भारत के भीतर में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए मौजूदा मोदी सत्ता के सामने सबसे बड़ा संकट 2024 के चुनाव को जीतने का है। और 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक मणिपुर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि 543 सीटों में मणिपुर की 2 सीट क्या मायने रखेगी। दूसरा सवाल, जो मंत्री हैं जिस रूप में काम कर रहे हैं वह भी सिर्फ चुनाव जीतने के इर्द गिर्द ही काम करने की दिशा में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति सत्ता में बनी रहेगी, अन्यथा वो गायब हो जाएंगे। तीसरी परिस्थिति, कोई भी ऐसे इलाकों में ना जाए जहां पर बहुत बड़े बड़े सवाल लोगों को परेशान कर रहे हों और राजनीति तो वहां कदम बढ़ा ही नहीं। एक क्षण के लिए ध्यान दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले भारत के तमाम राजनीतिक दल 2014 से भी अगर आप देखना शुरू करें, इस देश के अलग अलग हिस्सों में कई संकट आए हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल लोगों के भीतर नहीं गया मुश्किल हालातों को लेकर। सभी अपनी अपनी राजनीति को साधने में लगे रहे। पहली बार कांग्रेस के भीतर कहें या राहुल गांधी के भीतर कहें, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये कोई कांग्रेस के भीतर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते, हाँ राहुल के जरिए कांग्रेस अपने आप को अब देखने लगी है, यह एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी की मौजूदगी राजनीति के उस पारंपरिक तौर तरीकों को बदल दे रही है जिस पारंपरिक तौर तरीकों में बीजेपी माहिर रही है, यानी बीजेपी चुनाव जीतती रही है। अब अगर इस हिसाब से उस नैतिकता का पाठ पढ़ते हुए राहुल गांधी जिस रियल पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं और वो परिस्थिति अगर जैसे ही उभर कर आती है बीजेपी के लिए, अगर राजनीतिक संकट मंडराने लगता है, तो एक क्षण के लिए जरा स्थिति को समझिए कि राहुल गांधी की इस देश में जहां जहां मौजूदगी होगी, कांग्रेस का दूसरा कोई नेता कहीं भी जाए, बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है। जो भी अपने आप को बहुत तिरंदाज समझते हैं कांग्रेस के नेता के तौर पर, वह भी कहीं जाकर देख लें, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी भारत के भीतर उस राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में राजनीति को लाकर खड़ा कर रही है जहां लोगों के भीतर यह सवाल गूंजने लगा है, इस डबल इंजन का क्या मतलब है। दिल्ली में आपकी सरकार है और आप कोई पॉलिसी पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो इसके क्या मतलब है। ये सवाल उठने लगे हैं कि लोगों की परेशानी और उनके सामने मुश्किल हालातों का समाधान कौन करेगा। और शांति की मांग, वी वांट पीस, सिर्फ इस दृष्टि को अगर अपनाने के लिए लोगों को सड़कों पर खड़ा होना पड़े और राहुल गांधी की मौजूदगी इस बात की राजनीतिक एहसास कराने लगे, तो इसका मतलब है कि बीजेपी के लिए एक संकट की घड़ी है। इसीलिए मणिपुर के उस
पूरे के पूरे प्रकरण को जरा समझने की कोशिश कीजिए। क्यों राहुल गांधी की यात्रा पर ध्यान कल तो चला गया था, आज ना जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री को अपनी लोकप्रियता दिखानी होगी। मुख्यमंत्री लोकप्रिय हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने दिल्ली को इस बात का भी एहसास कराया है कि जो आपका एजेंडा है, जो वहाँ पर आरएसएस जो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में अलग अलग शाखाओं के जरिए फैली हुई है और आरएसएस की शाखाओं में वहाँ की मौजूदगी में वो अपने एहसास को जीती है, तो उनकी मौजूदगी तभी संभव है जब बीरेन सिंह वहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो कुछ ऑक्सीजन दिल्ली से आपको दिया जाता है कि आप मौजूद रहिए, लेकिन इस तरीके से रहिए कि राजनीतिक कमान ढीली ना पड़े और राजनीतिक कमान जब तक आपके हाथ में है तब तक आप लोकप्रिय अंदाज में अपनी राजनीति को साधने में मशगूल हो जाएं। क्या ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी रही और कभी ऐसी परिस्थिति आई जो राजनीतिक तौर पर एक बदलाव की दृष्टि से भारत की राजनीति को बदलने की दिशा में चली जाए? शायद इसीलिए मौजूदा वक्त में दिल्ली की राजनीतिक सत्ता के माथे पर शिकन है, पसीना टपक रहा है। वो जान रहे हैं कि आसमान में अंधेरा घना होने लगा है, जमीन पर वो हरियाली राजनीतिक तौर पर बच नहीं रही है। पता नहीं कब आसमान फट पड़े और कब जमीन को निगलने पर आमदा हो जाए जो राजनीतिक जमीन है। और शायद इसीलिए निशाने पर राहुल गांधी रहें और राहुल गांधी की समूची यात्रा को डिरेल करने के लिए वहां पर सुरक्षा कर्मियों की जो मौजूदगी थी, वहां पर जब हमने रिपोर्टरों से बात की और जानना चाहा कि इतनी बड़ी तादाद में अगर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, 3 दर्जन आईपीएस अफसर वहां पर मौजूद हैं, तो क्या उनकी मौजूदगी से शांति वहां नहीं आ सकती है? कोई ऐसा रिपोर्टर नहीं था जिसने इस बात से इनकार किया कि ऐसा संभव नहीं है। तो क्या जिस एजेंडे को या जिस फिलॉसफी को लेकर दिल्ली से पूर्व की तरफ देखा जा रहा है और ईस्ट फर्स्ट का नारा दिया जा रहा है, उसके तहत में दरअसल क्या वो सोच तो नहीं है जो चाहती है कि ऐसी परिस्थितियों के बाद जब कोई राज्य संवर कर निकले तो वह उस विचारधारा के अनुकूल हो, या वहां की राजनीति को थामे हुए लोग खुद ही उस विचारधारा में समाहित हो गए हों जिसे दिल्ली चाहती है? मौजूदा वक्त में राजनीति का ऐसा मिजाज इससे पहले कभी नहीं था। और देखिए, आसमान में बादल है, हरियाली जस की तस है, और अगर पूर्वी भारत के किसी भी राज्य में आप जाइएगा तो बहुत खूबसूरत वादियां आपका स्वागत करेगी। और मणिपुर की जनजातियों के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि इम्फाल की वादियों के भीतर और मणिपुर में फैली हुई वादियों के भीतर जो जनजाति रहती है, उनके अधिकारों को छीनते हुए वहां पर नए तरीके से एक बड़ी लकीर खींचने का राजनीतिक प्रयास हो रहा है। टकराव उसी बात को लेकर है, लेकिन एक राहुल की यात्रा के जरिए जो सच लोगों के दिलों का उभर कर आया, उसने शायद मौजूदा वक्त की राजनीति को चेता दिया है, चेतावनी दे दी है कि पारंपरिक राजनीति को बदलने के लिए इस देश के लोग आमदा हैं। वो शुरुआत मणिपुर से हो या फिर देश के किसी भी हिस्से से हो, लेकिन संदेश निकल रहा है। परिस्थितियां अनुकूल तभी होंगी जब वहां के हालात में लोगों के साथ जुड़कर दिल्ली काम करने की शुरुआत करेगी। सिर्फ राजनीति साधने से चुनाव जीते नहीं जाते हैं, सरोकार होने चाहिए, लोगों के साथ संवाद होने चाहिए। इसीलिए आखिर में एक लाइन, मेरे घर में आकर देखिए, हमारे शरणार्थी कैंप में तो एक बार आइए, एक बार अस्पताल में आकर तो देखिए, एक बार हमारे साथ भोजन करके तो देखिए। यही उम्मीद और इतनी छोटी सी मांग अगर भारत सरकार के भीतर बैठे मंत्री पूरा नहीं कर सकते हैं, राज्य की कमान थामे मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।